हाँ जी, कृपया ध्यान दें, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 36, शांत हो जाएं। सेक्शन 36 लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? और हम लोग जो है इसको जरा एक बार फिर से देखेंगे। हाँ जी सर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर हमने उस दिन पढ़ा था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन स्टॉक और स्टोर। मैंने बोला था आप लोगों को 3 तरीके के होते हैं हमारे पास में, एक तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। इनके ऊपर अगर हमने किसी तरीके का कोई प्रीमियम पे किया है तो उसकी हम डिडक्शन ले सकते हैं। लाइफ ऑफ कैटल्स के ऊपर अगर हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसको भी हम अपने बिजनेस एक्सपेंस की तरह ले सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय के लिए भी, और यहां पे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय में अदर देन कैश, ठीक है जी। अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? अदर देन कैश का मतलब हुआ कि हमने इसको कैश में पे नहीं करना, सिर्फ बैंक से पे करना, ठीक है जी। चाहे वो चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, यूपीआई हो, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाई थी लास्ट क्लास। तो इंश्योरेंस जो कि पे किया जाता है आपका बिजनेस एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में बोनस और कमीशन। याद रखिएगा, बोनस और कमीशन पेड बेसिस पे ही अलाउड है, सेक्शन 43B के हिसाब से, ठीक है जी। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट पे किया है लोन के ऊपर, तो आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि लोन जो है वो आपने किसी बैंक, किसी स्पेसिफिक पर्सन से क्यों लिया। मतलब आप लोन ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं बताइए जरा? बैंक से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, एनबीएफसी से, ठीक है जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और अदर्स से। और मैंने क्या बताया था, अगर आप इन सब से लोन लेते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट है वो अलाउड है पेड बेसिस पे, और बाकी इंटरेस्ट अलाउड है बोला गया, ये नहीं बोला गया कि आउटस्टैंडिंग या फिर पेड, तो दोनों तरीके से अलाउड है। ओके, अच्छा जी। और नेक्स्ट है हमारे पास में, ये आपने पढ़ा था, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद को नहीं दे सकते, एक बिजनेस एक्सपेंस नहीं ले सकते उसको। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं आप और आपका बिजनेस एक ही पर्सन है। वैसे तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ऐसा हम बोलते आए हैं आज तक, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये मतलब सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के लिए नहीं है? हाँ, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, पार्टनरशिप में होता है। आपको कंपनी के केस में ले लेंगे, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप। कंपनी में कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? वहां तो डिविडेंड मिलते हैं। अच्छा जी, guaranteed interest paid to shareholder on paid up capital not deductible. Interest paid on money borrowed for payment of dividend deductible. बात समझ में आई आप लोगों को? कि अगर आपने डिविडेंड पे करने के लिए कोई लोन लिया है और उसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो अलाउड है बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह। इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स नॉट डिडक्टेबल। क्यों? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब सर टैक्स को हम एक्सपेंडिचर नहीं मानते तो उसके लिए लिए गए लोन को कहां से लेंगे? ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय फॉर्म टू पार्टनर, ये डिडक्टेबल है, अभी बोला मैंने, इसके लिए हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, पार्टनरशिप फॉर्म को। और इंटरेस्ट पेड ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये अलाउड नहीं है, नॉट डिडक्टेबल। तो ये आपको अपने दिमाग में
जहन में रख करके चलना, ठीक? Yes, sir. ओके। आगे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था अमोर्टाइजेशन ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय कंपनी, ये प्रोराटा बेसिस पे अलाउड होते हैं। कहाँ लिखा है प्रोराटा? लिखा नहीं है यहाँ पे। Yes, sir, pro rata basis नीचे, इसी line में। Sir, company is deductible। हाँ, sir, आंसर ये इधर। लास्ट हाँ ये रहा। मुझे लगा कि मैंने इसको जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन कलर भी इसका अलग नहीं है। प्रोराटा बेसिस पे अलाउड होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए का डिवेंचर था, 100 रुपए का जीरो कूपन बॉन्ड था, मैंने उसे 90 में 90 में इशू किया है। 10 रुपए का ये जो डिस्काउंट हुआ, मान लीजिए 10,000 जीरो कूपन बॉन्ड मैंने इशू किए हैं, ठीक है? तो कितने का डिस्काउंट हो गया मेरा? 1 लाख रुपए का। अब इसको लाइफ से डिवाइड कर दूंगा, मान लीजिए इसकी लाइफ जो है 5 ईयर्स है, तो हर साल मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिख सकता हूँ? 20,000 रुपए। कितने सालों के लिए मैक्सिमम? 5 ईयर्स के लिए। क्या 5 ईयर्स इसकी लिमिट है? नहीं सर, ये इसकी लाइफ है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है जी? अच्छा, अगर 5 years के बाद हम ये लिख देंगे 20,000 या नहीं? नहीं फिर तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा ना पूरा का पूरा। अच्छा जी, हाँ जी। अब यहाँ पे टीडीएस के बारे में लिखा हुआ है 194A के बारे में, वो हम टीडीएस के अंदर पढ़ेंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास में, अब जो हमने पढ़ना है, जो हमारे लिए नया है, वो क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पेंशन स्कीम, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है? इसको थोड़ा सा हाँ जी सर, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, किसके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में? एम्प्लॉय के। किस लिए? एम्प्लॉय के भले के लिए। सुपर एनुएशन फंड में, या फिर पेंशन फंड में, या फिर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, तो सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शन 43B। व्हाट इज दैट? ओनली ऑन पेड बेसिस इट इज अलाउड एज डिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोला था कि आपके खाते में पैसे डाल दूंगा, आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, और आउटस्टैंडिंग बेसिस पे रखे रखा नहीं डाले, तो क्या ये अलाउड है? अलाउड नहीं। अलाउड क्यों है? सिर्फ पेड बेसिस पे, सिर्फ पेड बेसिस पे अलाउड है, सेक्शन 43B, ठीक है? ओके, अच्छा आगे देखो जी, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन ये कैसे लिख दिया हम? एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का एक्सपेंस कैसे हो सकता है ना? ये बात आ रही है ना दिमाग में? हाँ बिल्कुल सही। सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर पे एम्प्लॉयर ने किया, तो फिर एम्प्लॉय क्या रह गया? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या रह गया? तो फिर उसमें टैक्स मतलब उसकी सैलरी में से माइनस करके कोशिश करो, कोशिश करो, दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है। सर पहले एम्प्लॉयर ने करी। मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ऐसा है, ऐसा है कि आप लोग मेरे एम्प्लॉय हैं, ठीक है जी? आप लोग मेरे एम्प्लॉय हैं, और मैंने है ना 30th को जब आपकी सैलरी ड्यू हुई ना, तो आपकी सैलरी में से ना पैसे काट लिए, ठीक है? आपकी सैलरी में से मैंने पैसे काट लिए, ये कह करके कि मैं आपके अप्रूव्ड फंड्स में ये पैसा डालूंगा। तो रूल ये कहते हैं कि जैसे ही मैं पैसा काट करके डिडक्ट करके अपने पास में रखूंगा, ये मेरी इनकम मान लिया जाएगा। इनकम मान लेते हैं तो फिर P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैंने इसको ड्यू डेट से पहले पहले, कौन सी ड्यू डेट? रिटर्न ऑफ इनकम की नहीं, जो उस पैसे को मैंने काट के अपने पास में रखा है उसको डिपॉजिट करवाने की जो भी ड्यू डेट थी, अगर उस ड्यू डेट से पहले पहले मैंने डिपॉजिट करवा दिया तो मैं एज एन एक्सपेंडिचर भी ले लूंगा। सर फिर आप ये आधी बात क्यों बता रहे हो यहाँ पे? आधी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अलाउड एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। सेक्शन 36 अलाउड एक्सपेंडिचर का है,
ठीक है जी। तो हम क्या बोलते हैं, हमने ये बोला जब एम्प्लॉयर ने काट करके रखा था पैसा अपने पास में एम्प्लॉय का डिपॉजिट करवाने के नाम से, और इसने इसको डिपॉजिट करवा दिया ड्यू डेट से पहले पहले, तो ये अपना एक्सपेंडिचर की साइड में लिख सकता है। क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का एक्सपेंस था? नहीं, लेकिन इनकम मान लिया गया था पहले, इसलिए अब एक्सपेंस भी मान लिया गया। बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं कि जो डिडक्ट करने के टाइम पे एम्प्लॉयर की इनकम बन गया था उसको हम एक्सपेंस मान करके एडजस्ट कर देंगे, ना ही ये इनकम थी ना ही एक्सपेंस था। क्रेडिट साइड में तो लिखेंगे ना, इसलिए लिखेंगे ना, देखो ना मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास रख लिया, आपने मेरे को पैसा दिया, आपने मेरे को पैसा दिया सर इंस्टीट्यूट में ना मेरी फीस सबमिट कर देना, मैं आ नहीं सकती। तो जैसे ही मुझे पैसा दिया तो P&L अकाउंट में मैंने लिख दिया यहाँ पे 50,000 रुपीज इनकम आई है। अब जब जा करके इंस्टीट्यूट को आपकी फीस मैं पे कर दूंगा तो वो एक्सपेंस मान लूंगा, जबकि आपकी फीस ना मेरे लिए इनकम थी ना एक्सपेंस थी। तो देखो डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, आपस में कट गए ना। लेकिन ये काम होना चाहिए ड्यू डेट से पहले पहले। अगर ड्यू डेट से पहले पहले नहीं हुआ ना तो फिर उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, यानी कि उसकी इनकम तो हम रिसीव करते हुए मान लेंगे, फिर एक्सपेंस नहीं लिखने देंगे तो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कैसे एक्सपेंस है एम्प्लॉयर का, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगला है एनिमल अलाउंस। ये एनिमल अलाउंस का मतलब क्या होता है? देखो मान लो मैं सर्कस चलाता हूँ और चलाता भी हूँ, दिख ही रहा है ना। तो देखो मान लो मैं सर्कस चलाता हूँ, नहीं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा था ये मैं, ठीक है, दूसरे बैच और अच्छा सुनो, शांत हो जाओ। तो ना मैं क्या कह रहा था, मान लो मैं एक सर्कस का ओनर हूँ रियल वाला, मेरे पास में अलग अलग तरह के जानवर होंगे, लाइव स्टॉक होगा। अभी देखा आप लोगों ने कि लाइव स्टॉक पे ऊपर मैं अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता हूँ। अब क्या करूँ मैं, डेप्रिसिएशन तो इसके ऊपर लगता नहीं है लाइव स्टॉक के ऊपर, और ये मेरे एसेट भी हैं क्योंकि यही मुझे कमा करके दे रहे हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो रूल ये बनाया गया कि जिस साल भी ये काम करने लायक नहीं बचेंगे या फिर मर जाएंगे तो मैं अपने उनका जितना भी वैल्यू होगी ना उस अमाउंट को कहाँ लिख सकता हूँ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख सकता हूँ। समझ नहीं आई बात? आओ समझाता हूँ। मान लो मैंने 20-20 लाख रुपए के 4 हाथी खरीदे और मैं सर्कस चला रहा था। कितने का लाइव स्टॉक हुआ मेरे पास? 80 लाख रुपए का। एक हाथी मर गया तो मैं उसके अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूं। मर गया या फिर डिसेबल हो गया, काम करने लायक नहीं बचा, तो मैं उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूं। ओके, हाँ एक्सपेंस हुआ ना, लॉस या एक्सपेंस है ना। मेरा लाइव स्टॉक कम नहीं हो गया, पहले 80 का था अब 60 का हो गया। हाँ पूरा माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था ना मेरे को। ध्यान से समझो ना बात को ध्यान से समझो आप। हाँ कैपिटल एसेट था ना, लेकिन डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 कहता है लाइव स्टॉक के ऊपर नहीं लगता। अब क्या करूं, एसेट है, दुनिया प्लांट एंड मशीनरी से कमा करके खा रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी बोल रही है मेरे पास में ये रिसोर्स है और यही मेरा एसेट है, क्योंकि हम इंसानी या फिर इंसानी जान को या फिर क्या नाम है जो जानवर की जान है ना, जिस भी किसी जान को, जो भी जिसने भी प्रभु ने जिसको जन्म दिया है पृथ्वी पे, उसका वैल्यू नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको वैल्यू कर रहे हैं जितने पे हमने उसको पैसे दे करके खरीदा था। तो वो पूरा का पूरा खराब हो गया ना, अब वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। मान लो मरा नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप हो गया, तो अब क्या करूं?
ये लॉस है मेरा, ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा मान लो वो मर गया था और मरते मरते है ना अपने दांत डोनेट कर गया था मेरे को, ऐसा होता है, रिकवरी हो रहा आपका हो जाएगा। रिकवरी हो गई ना। अब 20 लाख रुपए का हाथी मरा और 2 लाख रुपए के दांत बिके, तो 20 लाख P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे और 2 लाख रुपए क्रेडिट साइड पे, या फिर यूं कह सकता हूं कि लॉस में से रिकवरी को एडजस्ट कर सकता हूं। कायदे वाली बात है ना, Yes, sir. कुछ अलग थोड़ी, यही तो हम करते रहे आज तक। तो लॉस हुआ 20 लाख का, दांत बिके 2 लाख रुपए के, 18 लाख रुपए का नेट लॉस में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते। ओके डन, बात समझ में आ गई। आ जाओ जी आगे चलते हैं। सर ये लगता है ऐसा कि कोई एनिमल का एक ओपन कर रहा है, उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं और मुझे तो वो ऐसे वगैरह दिखाते हैं। पेंशन करा बैलेंस शीट बैलेंस शीट कैरेक्टर स्पेशली एनिमल के लिए ना। हाँ हाँ ऐसा होता है नहीं, जिस शीट वैसे ही देते हैं। हाँ लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो पीएनएल में ये चीज आ रही है, उसमें एनिमल का थोड़ी ना। अच्छा सुनो जी, तो ये था हमारे पास में एनिमल अलाउंस। अब जरा इन 3 पॉइंट्स को पढ़ना मेरी बात सुनने के बाद में, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछो। yes. देखो माइनस क्या हुआ ना, सम रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ डेथ बॉडी। सर पीएनएल प्रीवियस Previous year. हाँ बेटा, पी वाई प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, हो गया। अलाउड का है उसी साल ना जिस साल हम मरा है। हाँ फिर प्रीवियस अच्छा ऐसा प्रीवियस ईयर वो होता है ना बेटा जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। अच्छा जी, अब देखो अगला, बैड डेट्स एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रोविजन को हटा एक्यूमुलेटेड। हमने है ना एक बात कह रखी है, हम चला रहे थे लंगर, हम चला रहे थे लंगर और हमने क्या बोला, वहां पे लिख करके लगा दिया यहाँ पे पैकिंग अलाउड नहीं है, जो ओरिजिनली भूखा है वो यहाँ आकर के खा सकता है। कायदे की बात है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यही कह रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला, कहता अगर हम आपको प्रोविजंस अलाउड कर दें तो आप नेट प्रॉफिट दिखाओगे ही नहीं। नेट प्रॉफिट जो आपने अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर सारे के सारे गुल्लक में डाल दोगे। प्रोविजंस आर नथिंग बट गुल्लक्स। ये प्रोविजन बना दिया, वो बना, डाउटफुल डेट्स का बना दिया, डिस्काउंट देना है उसका बना दिया, डेप्रिसिएशन का बना दिया। अब तो प्रोविजन ही प्रोविजन बनाए जा रहे हो। जनरल रिजर्व बना दिया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बना दिया, आपने बना दिया क्या नाम है अपना वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिया। अब तो सारी चीजों के अगेंस्ट फंड ही फंड बना दो, कंटिजेंसी रिजर्व बना दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, मतलब मैं बता तो सिर्फ बैड डेट्स के लिए रहा हूं लेकिन सबके लिए ही बोल रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है काटा लगा दूंगा, ये नहीं होगा। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था ना तुम्हारे पास में, दैट इज नॉट अलाउड। सो इफ in your profit and loss account, provision for doubtful debts is given in the question, then it is disallowed. हाँ, bad debts are allowed, जो हो चुके हैं। लेकिन bad debts पता है कौन से वाले होते हैं? कहते हैं नंबर वन, आपने मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया हो, अक्रूवल और प्रीपेड वाला। आपने कैश सिस्टम फॉलो ना किया हो। अकाउंटिंग के अंदर 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। हाउ इज इट पॉसिबल कि कैश सिस्टम होते हुए आपको बैड डेट्स होने, यानी कि आप सप्लायर को कैश में दे रहे हो और डेटर तो है ही नहीं, कस्टमर से कैश ले रहे हो। अब एक नालायक कहता है वहां लक्ष्मी नगर में, कहते क्या पता 500 का नोट नकली निकला है। तो ऐसा कोई बोलेगा ना, बहुत पिटाई कर दूंगा। वैसे होता है नकली नोट। हाँ, नोट तो नकली होता है और उसका भी निकला था और तेरा भी निकला है। स्पेसिफिकली तुम दोनों हुई हो एक जैसे,
अगर आपका नोट नकली निकल आए, हालांकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर ये क्या नाम है लिखा नहीं हुआ एक्ट के अंदर, लेकिन ये मैं बना रहा हूं, प्रोविजन डिक्लेयर्ड बाय दिवाकर तंवर, कि अगर आप फेक करेंसी ले रहे हो तो दैट इज नॉट डिडक्टेबल एज योर बिजनेस एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? तो हम ये कहते हैं कि आपकी आंखें खुली होनी चाहिए पैसे लेते समय, आपको करेंसी की पहचान नहीं है अपनी। सर हमें तो हम तो लेते तो चीज लेके लेते, कोई हम हाँ, तो ये नहीं होता कभी भी, अब बेकार की बातें मत करो। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं आपने कैश सिस्टम फॉलो ना किया हो, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया हो। नंबर 2, आपके बैड डेट्स उन्हीं इंसानों के साथ में हो सकते हैं जो आपके डेटर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि कुछ मिल नहीं रहा, सस्पेंस अकाउंट में लिखने के लिए आओ बैड डेट्स लिख देते। सबसे पहले तो सस्पेंस अकाउंट नाम से कोई चीज ही नहीं बनी हमारे पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट जान ले लेगा तुम्हारी, क्योंकि डिस्क्लोजर इज द फर्स्ट पॉलिसी। और टैक्स ऑडिट के अंदर तुमने कह दिया ना सस्पेंस है, तो कहेगा आप बुला लो अपने इन्वेस्टर को, मैं दिखाता हूँ ऑडिट पैरा बना करके तुम्हारे को। सस्पेंस है, बात समझ में आई? तो नंबर 1 कैश सिस्टम ना हो। नंबर 2 आपके डेटर्स के ऊपर, क्योंकि जहां पे आपने विश्वास किया हो, क्रेडिट सेल किया हो, वहीं आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। और नेक्स्ट, आपने इस डेटर को माइनस भी कर दिया हो। ये कैसे डेटर हैं आपके जो आपको भूल चुके हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा, उसके बाद भी आप उम्मीद बनाए बैठे हैं। नहीं, डेटर तो 5 लाख की लिखेंगे। अकाउंट्स में भी तो ऐसे ही करते हो ना, माइनस कर देते हो। तो हमने कहा जी बैड डेट्स माइनस। ओके, डन। अच्छा, तो ये अब जरा पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा हो। इनकम दिखाया तो चार्ज करना है क्या? है, such that must be charged as income। हाँ, इनकम कितना चार्ज हो जाएगा ना वो। Bad debts। नहीं, आप क्या कह रही है, वहां लिखा हुआ है बैड डेट्स, और फर्स्ट कंडीशन लिखी है डेट, यानी कि लोन मस्ट बी इंसिडेंटल टू बिजनेस, यानी कि आपके उससे रिलेटेड होना चाहिए जो पैसा डूबा। ठीक है जी। द डेट मस्ट बी चार्जेबल एज इनकम इन कंप्यूटिंग इनकम इफ एसएससी, अच्छा, if the SSC of any previous year must be written off in his books of account। पूरा पढ़ो ना। अच्छा, और सुनो जी, और सुनो। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को शर्म आ जाती है। बैड डेट्स हुए थे पिछले सालों में और रिकवरी हो गई, तो हम कहते हैं अगर बैड डेट्स आपके रिकवर्ड हो गए हैं तो टू दैट एक्सटेंट, जितने तक वो बैड डेट्स पहले लिखे गए थे वहां तक अब इसको हम क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। अब ये बात कुछ बच्चों के समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ। मान लो मैंने डिपार्टमेंट को बोला सर इस साल मेरे बैड डेट्स हुए 1 लाख रुपए के, और डिपार्टमेंट ने मान लिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसका एविडेंस पेश कर दिया। तो डिपार्टमेंट ने मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखने की अनुमति दे दी। अब कुछ सालों में मेरा अमाउंट रिकवर हो गया, तो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाकर के बोला, मैंने कहा सर ये जो पुराने बैड डेट्स आपसे मैंने बताए थे ना, ये रिकवर हो गए हैं। तो सर अब क्या करूं? वो कहते कोई बात नहीं, अब इनकम मान लो, टैक्स दे दो। ये तो है नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी, अमेंडोज जिंदगी। अब मैंने क्या बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैंने कहा सर मेरे 1 लाख रुपए डूब गए हैं। वो कहते हैं अच्छा एविडेंस दिखाओ। मैंने एविडेंस दिखाए 70,000 के, कहते 30,000 के और एविडेंस दिखाओ। मैंने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मान लो ना, मान जाओ, मेरे पास एविडेंस नहीं है इस चीज के। कहते हैं हम ऐसे नहीं मानते बिना एविडेंस के। तो उन्होंने मेरे को कितने की डिडक्शन लिखने का बोला होगा लास्ट ईयर, लास्ट पास्ट ईयर्स में 70,000, है ना। अब मेरे ना पैसे रिकवर हो गए 1 लाख रुपए, और मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला देखो पैसे। तो वो कहते हैं कि ना इसके ऊपर टैक्स दे दो। मैंने कहा अच्छा, आपने जब डिडक्शन देनी थी तो सिर्फ कितने की दी थी? 70 पे दी थी। तो अब इनकम भी आप 70 को ही मानो। सर ये तो 2 बार थोड़ी ना देंगे, तो सही। हाँ, 2 बार थोड़ी ना देंगे, ये नॉर्मल रूल।
हाँ। अगर पेटेंट 5,000 के और कुछ लोग है ना अमाउंट रिकवर्ड पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देते हैं। मुझे नहीं पता था आपको इतना यथार्थ का ज्ञान है। मैंने सर हम मैंने मिलाया कि नहीं। सर 5,000 में पेटेंट बेटा मेरे को तो पढ़ानी है ना, नॉर्मल होते हैं। हाँ मिला कुछ नहीं आएगा। 5,000 की पेटेंट से अगर 3,000 रिकवर हुए तो इनकम में भी 3,000 ही दिखाएंगे। जी, अगर पहले क्या नाम है 5,000 की मिल चुकी है डिडक्शन। अच्छा है, इसको पढ़ लिया आप लोगों ने? सेकेंड रिकवरी का था। एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। यस सर। फैमिली प्लानिंग पे एक्सपेंस करना ऑल्दो मेरा बिजनेस नहीं है, बावजूद इसके अगर मैंने कोई एक्सपेंस किए हैं तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूँ, और कैपिटलाइज नेचर के खर्चे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ कैपिटल ही होगा ना, रेवेन्यू तो पूरा का पूरा आ जाएगा। हाँ अच्छा देखो, अब साथ में मैंने ये वाला भी बताया था आप लोगों को, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, यानी कि हम इसका ही काम करते हैं तो ये हमारा एक एक्सपेंस है, और अगर नहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ सिक्योरिटीज को तो ये हमारा डिडक्टेबल नहीं है। ये मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया था मतलब क्लास में, आप देखो कॉपी में बना हुआ। सर एक बार क्या अच्छा, अगर ये हमारा काम है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, और अगर हम नहीं अगर हम अगर ये हमारा बिजनेस है तो ये बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना। इन्वेस्टमेंट के लिए करना तो नहीं माना। ये तो हो गया। जनरल डिडक्शन भी समझा दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि अगर कोई एक्सपेंडिचर ये कंडीशंस पूरी करता है तो मिलेगी। उसको हाँ अमाउंट जो है P&L अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। टैक्स वाले बता के थक गए नहीं क्या एक्सपेंडिचर है, हाँ। क्राइटेरिया। बिल्कुल, और ये भी मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल लिखवा दिया था, नहीं हाथ से लिखवाया था। हाँ झूठ मत बोलो, अपनी कॉपी खोलो, हाँ सही लिखवाया था। लिखवाया था, नहीं तो वीडियो में देख लेना, रिकॉर्डेड है। लिखवाया था, कॉपी में मिला, मुझे याद रहता है, आप लोगों को याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप लोग घर पे जाकर के बुक्स फेंक के सो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा एग्जाम में लगाऊंगे। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, ये सुन लो। अगर कोई राजनीति मूवी देखी, कौन सी? राजनीति मूवी, उसमें वो कहता अगर मेरी बेटी की शादी हो रही है तो मैं चाहूंगा कि सीएम से हो। हाँ, कैपिटलिस्ट होता है वो क्या कहता है, मतलब होता क्या है जनरली, इलेक्शन से पहले कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेमिनार्स वगैरह जो है कंडक्ट करके देते हैं और खर्चा करते हैं और उसको एग्जिस्टेंस में लेकर के आते हैं। फिर जब गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो फिर वो कैपिटलिस्ट का ध्यान रखती है। आजकल यही चल रहा है। समझ नहीं आ रहा। क्यों आप इतने भोले हो? आपको लगता है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो रैली होती है ये कौन स्पॉन्सर करता है बेटा? वही लोग, मतलब वो जिसकी पार्टी की रैली होती है वही स्पॉन्सर करते हैं। फिर तो उसको स्पॉन्सर नहीं, उसको तो एक्सपेंडिचर कहना चाहिए। कभी आपने ऐसी पॉलिटिकल रैलीज के अंदर कोई किसी पर्सन के होर्डिंग्स लगे हुए नहीं देखे हाँ, जो सर। अच्छा जो हाथ हिला रहा होता चल रहा होता वो नहीं होता उसका? स्पॉन्सरशिप करते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं। ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प करते हैं इलेक्शन से पहले। नालायकों, कौन सी सदी में जी रहे हो? तुम्हें ये नहीं मालूम कि किस कंपनी का कितना पैसा लगा होता है इन सेमिनार्स वगैरह में जो ये कंडक्ट करते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का खुद का पैसा लगा हुआ होता है? और यहाँ पे जो उसके बाद दारू पी बांटते हैं वो सब। ऐसे तो पूरी
तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी डोनेशन वगैरह देते हैं ना, आप सुनो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपने लिखा क्या हुआ है सेक्शन 37(2)(b) में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन दिया है, उसके ब्रोशर छपवाए हैं, उसके सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं, उसके पैम्फलेट छपवाए हैं, उसकी रैलीज ऑर्गेनाइज की हैं, तो इसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर किया है ये अलाउड नहीं है, लेकिन इसकी डिडक्शन मिलती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप नहीं लिख सकते, लेकिन आपको 80 GGB और GGC यानी कि बैकडोर एंट्री दे दी। बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना, लेकिन डिडक्शन ले लो, डिडक्शन ले लो। हाँ, तो क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं इसका ना कारण, हाँ मैं इसका कारण बताता हूं आपको कि डिडक्शन क्यों दी है और एक्सपेंस क्यों नहीं माना। एक्सपेंस इसलिए नहीं माना कि अगर मान लो मैं एक कैपिटलिस्ट हूं जो कि इलीगल एक्टिविटी कर रहा था, तो मैं किसी के ऊपर एक्सपेंडिचर करके उससे है ना रिसीट नहीं लेता हूं। मेरी बात सुन लो ध्यान से कि मैं ना अगर मान लो एक इलीगल एक्टिविटी कर रहा था, एक कैपिटलिस्ट था ऐसा, ठीक है, बिजनेसमैन था, और मैंने अपने पैसे को किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया, तो मैं उससे रिसीट नहीं लूंगा। क्यों? और सामने से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी मेरे साथ में कोई ताल्लुकात होने को उजागर नहीं करेगी, यानी कि वो नहीं कहेगी कि नहीं हाँ हमारा उसके साथ में संबंध है, क्योंकि सब जानते हैं मैं इलीगल एक्टिविटी से कमा रहा हूं, लेकिन मैंने उनकी हेल्प तो कर दी। अब बाद में मान लो एग्जिस्टेंस में आने के बाद उन्होंने मेरी इलीगल एक्टिविटी को लीगलाइज कर दिया, तो मेरी हेल्प हो गई। तो हम कहते हैं पहले क्या होता था जी, बिजनेस एक्सपेंडिचर मान लिया जाता था, अब हम कहते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत इंसान है। तो किसी भी पर्सन का, चाहे वो लीगल बिजनेस कर रहा हो चाहे इलीगल बिजनेस कर रहा हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकता। लेकिन डिडक्शंस पता है कब मिलती हैं? डिडक्शंस तब मिलती हैं आपको जब आप एक सर्टिफिकेट लेकर के आते हो सामने से। जैसे आपकी सेक्शन 80G की डिडक्शन है, यहां पे तो लिखी है ना GGB और GGC, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। सेक्शन 80G की डिडक्शन है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये ना एनजीओ है, इन दोनों ने मिलकर के एक एनजीओ बनाया हुआ था, ये धर्म कार्य कर रहे थे। मैं क्या इनके पास 10 लाख रुपए की डोनेशन दे दी, इन्होंने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया, और सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया? इनको सर्टिफाई करने का मुझे अधिकार किसने दिया? इनके सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है? अथॉरिटी ने। अथॉरिटी ने कहा जो भी आप, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी आपके पास डोनेशन आकर के देगा आप उसको सर्टिफाई करना, और वो सर्टिफिकेट हमें मान्य होगा। ओके है, और अब हम इसको डिडक्शन दे देंगे। तो अगर कोई पर्सन, ठीक जैसे 80G की बात बताई ना, ऐसे ही GGB, पता है वो क्या कहते हैं बिजनेसमैन कि सर हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे थे जो कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 25A के अंदर, जिसके अंदर की आजाद उम्मीदवार भी आते हैं, ठीक है जी, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो ये आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हाँ आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो डिडक्शन है जितना भी अमाउंट आप डोनेट कर चुके हो उतना। आप डिडक्शन के बारे में क्यों सोच रहे हो? आपको अभी डिडक्शन का चैप्टर पढ़ना बकाया है, तो वहां पे और भी कंडीशंस होती होंगी, हो सकता है कंपलसरी ऑडिट भी होता हो वहां। क्या ये सारी बातें मैं अभी बता सकता हूँ? नहीं। अभी तो आप इतना याद रखिए कि यहाँ लिखा है नॉट डिडक्टेबल, यहाँ लिखा है केवल नॉट डिडक्टेबल। समझ में आई बात? ये है कहानी। तो छोटा सा पॉइंट है, याद रखना, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय व्हाटएवर वे, आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते। ये लिखा हुआ आपके पास, लिख लो।
कोई डॉक्टर हाँ जी सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर है यहाँ पे, सुनिएगा। पहला लिखा हुआ है, हाँ जी देखिएगा, ये ना पॉइंट्स बोले गए हैं, ठीक है, ज्यादा वो नहीं है ये, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी तीनों के बारे में बोल चुका हूँ एक बारी, पहले दोनों चैप्टर्स में बोल चुका हूँ, अब यहाँ पे भी बोल देता हूँ कि अगर एक एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉई की पर्सन है एम्प्लॉयर का, और उसने एम्प्लॉयर ने उसके नाम पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, यानी कि की पर्सन है वो, और उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि कहीं वो इस जॉब को स्विच ओवर ना कर दे, स्विच ओवर ना कर दे, कोई और इसको लेकर के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ना चला जाए, तो इसके लिए उसने उसको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। तो अब अगर एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट के टाइम तक एम्प्लॉयर को छोड़ के नहीं जाता, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी किसको मिल जाती है? एम्प्लॉय को मिल जाती है, वो उसकी सैलरी इनकम होती है, वो उसकी सैलरी इनकम होती है, ठीक है जी। और अगर एम्प्लॉयर को छोड़ करके चला गया तो ये बिजनेसमैन को मिल जाएगी, यानी कि एम्प्लॉयर को मिल जाएगी, तो ये उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ठीक है। और साथ ही अगर वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाता है ये अमाउंट, उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। अब एक बात तो तीनों में कॉमन है, पैसा किसी को भी मिले, प्रीमियम किसने पे किया है? एम्प्लॉयर ने पे किया है, और एम्प्लॉयर ने अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर की तरह इसको खर्च किया है, तो सर हम इसको अलाउड मानते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को किसी भी तरीके से, ये डॉक्टर को किसी भी तरीके से कोई फ्रीबीज मिलते हैं, तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, वायलेशन है। भाई सोच करके देखो कि किसी तरीके का लालच मैं आपको दे दूं एज अ डॉक्टर, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे अगर वो पर्सन लालची हो जाए तो वो मिसगाइड कर सकता है पूरी कम्युनिटी को, जैसे कि आज तक वो करते ही आए थे, लेकिन कोरोना के अंदर उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो अपने पुराने पाप कर्मों को उन्होंने धो दिया। हर डॉक्टर क्या करता है? चीट करता है, डर की कमाई खाता है, सिर में दर्द हो रहा होता है और पता नहीं कितने टेस्ट करा लेते हैं, तो ये इलीगल है, मेल प्रैक्टिसिंग है, इलीगल तो नहीं, मेल प्रैक्टिसिंग है। तो बोला गया ये वायलेशन ऑफ प्रोविजंस है, तो ये जो है ये टैक्सेबल होता है एज बिजनेस इनकम और IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फिर मतलब ये जो प्रोफेशनल, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर जो प्रोफेशनल एसोसिएशन ऐसी चीजें लेते हैं, वो टैक्स पे करेंगे एज अ प्रोफेशनल रिसीट या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, और नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, बिजनेस नहीं, प्रोफेशनल इनकम, प्रोफेशनल ही होती है जनरली। अच्छा सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन CSR पता तुम्हें? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या बोला गया है कि अगर किसी कंपनी की 500 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ हो, 1000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर हो, या 5 करोड़ के प्रॉफिट से ज्यादा हो, तो उसको CSR के ऊपर 2% खर्च करना पड़ता है। लेकिन ऐसा ना कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो कहते हैं हमने तो अकाउंट्स के अंदर लिखा हुआ था ऐसा करना है, तो हमने ये 2% नेट प्रॉफिट का खर्च कर दिया फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो डिडक्टेबल नहीं है। हम कहते हैं हमारे को कोई मतलब नहीं है, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी पे कर दीजिए, उसके बाद जो आपने करना है वो आप करिए, तो ये नॉट डिडक्टेबल, यानी कि अलाउड नहीं। ओके, ये एक तरीके का क्या है, समाज के लिए किए गए काम होते हैं, जबरदस्ती नहीं, अच्छे काम होते हैं और ये किए जाने चाहिए। अगर ये जबरदस्ती वाले काम हम स्कूल टाइम से ही करते लग जाएं तो देश कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी एक भाई साहब को देखा मैंने, वो बाइक पे जा रहे थे और पीछे जैसे मच्छर मारने वाली मशीन होती है ना,
हाँ। वो धुआं छोड़ती है, इतना धुआं छोड़ते हुए जा रहे थे। वो दिवाली अभी आई नहीं है, लेकिन एक हफ्ता पहले ही वो दिवाली अपना ही मनाते जा रहे हैं। सर वो तो होते हैं ना, मच्छर ना खाएं, घर पे डालते हैं। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आता है कि ऐसी चीजें तो सर टैक्स प्रदूषण ना फैलाया जाए। बढ़ावा देना चाहिए इस चीज को, तो थोड़ा रिडक्शन नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है चलो जैसा लिखा है अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं ना। आओ समझते हैं अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? नहीं आपने जो इतना समझाया क्या चीज बेटा? वही ऊपर वही सर इम्पोर्टेंट वो CSR वगैरह वगैरह। अच्छा, वो 3 पॉइंट्स आप लिखना चाहते हैं? सर आप सर्टिफाइड हो लोगे लो लिख लो, आप ऐसा लिख लो शॉर्ट में जल्दी जल्दी से। प्रीमियम ऑन प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउड एज डिडक्शन। प्रीमियम ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउड एज डिडक्शन। नंबर 2 लिखो। सर एक सेकंड बहुत दुष्ट बच्चे। कुछ नहीं है सर, हमारी सर हाथ है हमारे हाँ सर तो कर दो इम्पोर्टेंट बात जो हम पॉलिसी के बारे में बात करो ना, चार्जर हटा देना करो। अरे वो 2 मिनट सर वो छोड़ो रिपीट करो। हाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बिजनेसमैन। सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट। फर्स्ट पॉइंट ही तो बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम, या तो आप मेरी सुन लो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बिजनेसमैन फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अलाउड एज डिडक्शन। इज अलाउड एज डिडक्शन। नंबर 2 लिखो, expense incurred on providing freebies to medical practitioner, expenditure incurred on providing freebies to doctor लिख लो, is professional income of doctor साहब, is professional income of doctor साहब और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब ये उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, अदर सोर्सेज में भी आएगा। जैसा भी सिचुएशन होगी दोनों में थोड़ी आएगा, वही तो या तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगी उसकी, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। ठीक है, डिपेंड करता है रिलेटेड टू प्रोफेशन थी या नहीं थी। ठीक है, ये अलाउड है ना? क्या अलाउड है? ये एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है, इनकम है ना, मिल रहा ऐसे है। भी डिडक्टेबल नहीं है यस सर। इनका मतलब उनकी इनकम है ना, और उनके हाथ में टैक्सेबल है। तो हमारे हाथ में जो दे रहा है, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को फ्री बीज दिए हैं, तो क्या वो मेरा एक्सपेंस की तरह डिडक्टेबल होगा? आंसर इज नो। सर जो उसकी इनकम है तो वो टैक्स पे कर रहा है ना ऑलरेडी। तो एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्स कैसे लग जाएगा कि उसके हाथ में भी और मेरे हाथ में भी? अगर उन्होंने उससे टैक्स ले लिया है तो मुझे क्या? अच्छा छोड़ो उस चीज को, छोड़ो। हाँ मेरा एक्सपेंस अलाउड होगा वो, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपेंस नहीं, उसकी इनकम के बारे में बात करनी है। तो वो उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होगी, लाइक वी आर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है जी, ओके। तो अगर हम डॉक्टर हैं और किसी से फ्री बीज ले रहे हैं तो ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान के टैक्सेबल होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन CSR नॉट डिडक्टेबल एज एक्सपेंडिचर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये नीचे वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इज नॉट डिडक्टेबल। ये आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं या आपके नोट से। अब आ जाओ जी, बढ़िया सा एक सेक्शन पढ़ते हैं। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो एक बात बताओ,
एक पर्सन है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये नॉन रेजिडेंट भी कैसे वाला नॉन रेजिडेंट है, जो कभी यहाँ पे इंडिया में दिखाई नहीं देता। मतलब एक नॉन रेजिडेंट भी क्या इंडिया में दिखाई देता है? हाँ देता है। एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में दिखाई देता है अगर वो, मतलब हम पढ़ेंगे इस चीज को रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में ना हो तो वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है, और अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में हो और उससे पहले के 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीसीडिंग ईयर वो जो है वो अगर इंडिया में होता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। तो खैर हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि ये रेजिडेंट है या नहीं है, यहाँ पे हमारा सेक्शन कहता है कि ये पर्सन नॉन रेजिडेंट, तो हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि हमें पता है कि ये नॉन रेजिडेंट है। आप लोग नॉन रेजिडेंट है, अब मैं आपको अगर कोई पेमेंट कर दूं, सुन रहे हो, अगर मैं आपको कोई पेमेंट कर दूं तो आप इतने अच्छे हो कि इंडियन गवर्नमेंट को वहां पे टैक्स पे करोगे? बोलो, आप बाहर बैठे हुए हो, इंडिया में आ ही नहीं रहे हो, मान लो 1 मिनट के लिए, और मैं आपको यहां से बैठे बैठे बाहर कहीं कोई पेमेंट कर दूं तो आप लोग इतने अच्छे हो कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ पे करोगे टैक्स के वे में? नहीं, इनकम तो हुई है ना तुम्हारी, इंडियन इनकम हुई है, यहां से ही तुमने यहाँ पे कोई सर्विसेज दी होंगी या कुछ भी किया होगा। तो ये सेक्शन इसीलिए लिखा गया, क्या बोला गया कि अगर कोई पर्सन जो कि इंडिया में है और किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को, एनआरआई को, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन नॉन रेजिडेंट पर्सन को अगर कोई क्या नाम है अमाउंट पे करता है, अब ये अमाउंट किस तरीके से पे करता है? अमाउंट पे करता है सर, देखिएगा अपनी हेडिंग को, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम टू नॉन रेजिडेंट। पहले क्या थी? सिर्फ ये 3 चीजें थी, बाद में सारी चीजों को जोड़ दिया। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, किसी भी तरीके की कोई भी पेमेंट अगर नॉन रेजिडेंट को की जाती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी इनकम के ऊपर टैक्स आप काट करके रिमेनिंग पोर्शन उसको दे। हाँ सर, ये पॉइंट हमने किया था पिछले चैप्टर में। हाँ किया था, मैं बोलता ही रहता हूँ, और सारी चीजें जो है, मतलब जब भी कोई ऐसी चीज आती है ना जो कि आगे भी आने वाली होती है और वहां पे भी काम आ रही होती है, तो ये बात मैं बोल देता हूँ। तो ये बात मैंने पहले भी बोली होगी, जाहिर सी बात है। तो एक अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आपको उसका टैक्स काट करके उसको पैसे देने चाहिए थे। यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर आपने टैक्स नहीं काट करके, काटे बिना ही उसको पैसा दे दिया तो हम आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं मानेंगे। सोचो, अगर आपने उसका टैक्स काट के अपने पास रख लिया होता और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दिया होता तो उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे हो गया था जो उसकी इनकम थी, तो उसकी इनकम आपका एक्सपेंस हम मान लेते। लेकिन अब हमारे हाथ में टैक्स नहीं आ सकता क्योंकि वो नालायक हमें टैक्स नहीं देगा। तो अब हम कहते हैं इसका जिम्मेदार कौन? आप थे, तो हम आपसे टैक्स पे करा लेंगे, यानी कि मजे मारे हैं इनकम के उसने और टैक्स पे करेंगे आप। सर आप कैसे टैक्स पे करा लेंगे, मैं तो करूंगा ही नहीं। हाँ, आपके ऐसे एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिसअलाउड कर दूंगा जिसके के ऊपर आपने टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड ऑफ सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट करके जो था किसको भेजना था? नॉन रेजिडेंट को भेजना था। अगर एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड कर दूंगा, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो गया, रॉयल्टी हो गई, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हो गया, अगर आपने इसको टैक्स काटे बिना उसके अमाउंट को सरेंडर कर दिया, आगे रेंडर कर दिया, तो मैं उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड कर दूंगा। और जैसे ही वो डिसअलाउड होगा वो नेट प्रॉफिट्स के अंदर जुड़ जाएगा और नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और उतने पैसे पे आपको टैक्स लग जाएगा। ये बात यहाँ पे समझ में आई? थोड़ा सा विस्तार करते हैं इसका, अब थोड़ी टेक्निकल बात बोलते हैं। ये तो हमने बच्चों की तरह समझ लिया, अब थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाते हैं। अब मेरे रूल ये कहते हैं कि अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि आपने कोई बोरो किया था लोन अमाउंट, उस पे इंटरेस्ट आपने पे किया, रॉयल्टी आपने उसको पे की, यानी कि उसने आपको पब्लिशिंग के राइट दिए थे, आपने उसको रॉयल्टी दी, ठीक है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज जैसे मैनेजरियल सर्विसेज, उसने आपको बाहर से मैनेजरियल सर्विसेज दी या फिर कोई भी ऐसी टेक्निकल सर्विसेज दी और आपने उसको
अमाउंट पे किया, ऐसे अमाउंट या फिर इसके अलावा कोई और अमाउंट, अब एनी अदर सम भी आ गया ना बीच में हेडिंग के अंदर, तो हम कहते हैं आपने उसको कोई पेमेंट की और ये पेमेंट आपने की और इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया, कब से पहले? 31 मार्च से पहले। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च से पहले। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए टेक्निकल बातें बोल रहा हूं, अब मैं डेट को बीच में ले आया। मैंने कहा ये काम आपको कब तक करना है? टैक्स डिडक्ट करके उसको टैक्स डिडक्ट कर टैक्स डिडक्ट करके उसके पैसे देने, कब तक करना है? कहता जी 31 मार्च तक। ये आपको 31 मार्च तक करना है। ठीक है सर, ओके, हमने 31 मार्च तक ऐसा कर लिया। अब उसका टैक्स काट करके हमने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन हम ना डिपॉजिट करना भूल गए। ओहो, मिस्टेक कर दी ना। मतलब जो काम होना चाहिए था वो पूरा तो नहीं हो पाया, गवर्नमेंट तक तो पैसा नहीं पहुंचा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है अगर आपने इन चीजों को, इन इनकम्स को जो उसको दिया है, जो उसकी इनकम है और आपका एक्सपेंस है, आपने इन पैसों को उसको दिया है और 31 मार्च से पहले पहले टैक्स डिडक्ट नहीं किया, टैक्स डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्ट तो कर लिया है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया। अब डिपॉजिट करने की तो ड्यू डेट होती है ना, मान लो 31 जुलाई थी, तो ऐसे पैसे के ऊपर भी डिडक्शन नहीं मिलेगी जिसको कि आपने 31 मार्च से पहले काट के तो रख लिया है लेकिन 31 जुलाई से पहले पहले पे नहीं किया है। बात समझ में आई? तो दोनों काम करने हैं, एक तो उसका पैसे के ऊपर टैक्स काटना है 31 तारीख से पहले पहले और उसको पैसा सेंड करना है। हाँ, ये कर दिया, ओके। अब दूसरा काम एक और करना है, इस पैसे को 31 जुलाई या ड्यू डेट जो भी हो, चाहे 30 नवंबर हो चाहे 31 अक्टूबर हो, एज द केस में भी, डिपेंड्स ऑन योर टैक्स लाइबिलिटी whether you are under an obligation to get your account audited or not। ठीक है जी? तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने या नहीं होने, ये आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट बताएगी। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ऑडिट नहीं होने, यानी कि आपकी ड्यू डेट क्या 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई तक जो पैसा आपने काट के रखा हुआ है ना, उसको आप क्या कर देना सर, गवर्नमेंट को पे भी कर देना। क्योंकि अगर आपने पे नहीं किया ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका ये अमाउंट था ना, उसको ये डिसअलाउड कर देंगे और आपके नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और फिर आपको याद आएगा, ओहो मैंने इसके ऊपर पैसा काट तो लिया था, जमा करवाना भूल गया। ये बात समझ में आई? अब थोड़ा और आगे बढ़ाएं इसको स्टेप बाय स्टेप। अब आगे का प्रोसीजर समझो। बोला जाता है, कहता है कोई बात नहीं, रो मत। अब हम सिर पकड़ करके रो रहे थे ना, ओहो सर हमने तो काम भी किया था, टैक्स काटा भी था, रो रहे थे हम। तो लॉ हमें कहता है रो मत, परेशान मत हो, एक काम करो, ये तुमने एक्सपेंडिचर कब डिडक्ट किया था? हमने कहा 31 मार्च से पहले कर लिया था, ईयर एंड होने से पहले। रोते रोते बताया हमने उसको। तो वो कहता है टैक्स डिपॉजिट नहीं किया ड्यू डेट तक। हमने कहा नहीं किया, यही तो गलती हो गई और इसी की वजह से अभी भी पैसा तुम्हारे पास पड़ा है। लॉ पूछता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी पूछती है, अभी पैसा तुम्हारे पास पड़ा है? हाँ पड़ा है। अच्छा ड्यू डेट निकल गई है? हाँ निकल गई है, चलो अब पे कर दो। हमारी आंखों में चमक आई, हमने कहा अब पे करके क्या होगा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है मेरी चिड़िया कभी भी खेत चुग के नहीं जाती 13 सालों तक। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मैं एक एक्सट्रीम पे ले गया हूं तुम्हारे को। इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहे ना आपसे 13 साल पुराने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकती है और स्पेशल केसेस में और पुराने भी मांग सकती है। ना हो तो फिर टैक्स लाइबिलिटी भुगतने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं, 13 साल इस सेक्शन के अंदर नहीं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है, कहते कोई बात नहीं, पैसा तो काट के अपने पास रखा हुआ है ना, 31 मार्च से पहले रख लिया था ना? कहते हाँ रख लिया था। कहता फिर एक काम करो, इसको ड्यू डेट के बाद पे कर दो
हमने कहा अब क्या होगा, इससे क्या होगा? कहता है नेक्स्ट ईयर है ना, हम इसको डिडक्टेबल मान लेंगे और नेक्स्ट ईयर ना अपनी P&L अकाउंट के अंदर आप अलाउड करवा लेना इस एक्सपेंडिचर को। अब अकाउंट्स वाले क्या कहते हैं इस मामले में? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन बात तो जायज है ना, सामने वाले का नुकसान ना हो। ये सारी ना चीजें, पता है लॉ पहले क्या बनाया गया था? सिंपल सा लॉ बनाया गया कि ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो है ना, अगर तुमने ड्यू डेट से पहले पहले काट करके पैसा जमा नहीं कराया ना, उसका ड्यू डेट से पहले पहले यानी कि 31 मार्च तक काट करके ड्यू डेट से पहले पहले जमा नहीं कराया ना, तो हम तुम्हारा एक्सपेंस डिसअलाउड कर देंगे। बाद में फिर केसेस आने लगे। एक ऐसा बंदा सामने आया जिसने पैसा काट तो लिया था लेकिन जमा नहीं करवाया था, रो रहा था वो, तो हमने उसको बोला अच्छा टेंशन मत ले, इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट करते हैं तेरे लिए। हाँ, रोने के चक्कर में अमेंडमेंट होती है। रोने का मतलब होता है बेटा केस फाइल करना कि देखो मैंने तो बोनाफाइड, देखो अल्टीमेट गोल क्या था, लॉ कैसे बनते हैं, अल्टीमेट गोल क्या था? अल्टीमेट गोल था वहां पे टैक्स पे करवाने का, एंड ही इज रेडी टू पे द टैक्स लायबिलिटी। अल्टीमेट गोल को देखते हैं हम। जब जजमेंट कोई आती है ना, वर्डिक्ट कोई आती है, अमेंडमेंट कोई आती है, वो अल्टीमेट गोल को देखते हैं, क्योंकि बीच में जितने भी लोग होते हैं ना, सारे लूप होल निकाल रहे होते हैं उसको। तो ये फिर नई वर्डिक्ट आ जाती है हमारे पास में, नई अमेंडमेंट आ जाती है। तो क्या बोला गया जी? कहते कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, रो मत, अगले साल अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह से इसको ट्रीट कर लेना, ड्यू डेट के बाद भी पे कर। अब थोड़ा और आगे स्टेप बढ़ाएं। एक सिचुएशन और आई, उसके ऊपर भी बात आई। मैंने इसको पैसा दे दिया, और ये जो नॉन रेजिडेंट था ना, ये कोई और नहीं था, मेरा कजन ब्रदर था। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार भाई मैं ना तेरा ना पैसा काटना भूल गया हूं। अब ये क्योंकि भाई है मेरा, तो मुझे ये नहीं कहेगा ना चल चल अपना काम देख, मैं तो जानता नहीं कौन हो, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, फोन कट। नहीं, ऐसे नहीं करेगा, उम्मीद है मुझे, जबकि सबसे ज्यादा करते ही यही लोग रिश्तेदार। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये है, वो मेरा ट्रस्टवर्दी पर्सन था। मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा सर मैंने ना ऐसे ऐसे आपका अमाउंट डिडक्ट करना था, वो मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ गई है, एंजॉय तो आप कर रहे हो इनकम को, कह रहे टेंशन ही कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, अब ड्यू डेट तो निकल चुकी है ना, तभी तो याद आया होगा ना, मैं टैक्स पे कर देता हूं। अपने नाम से रिटर्न फाइल करी उसने, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करी, और उसके अंदर ये दिखा दिया कि ये मेरी इनकम है जो मुझे इंडिया से अराइज हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे करना चाहता हूं, और खटखट करके NEFT से उसने इनकम टैक्स अथॉरिटी को टैक्स का अमाउंट पहुंचा दिया। यानी कि ऑब्लिगेशन थी मेरी, पे कर दिया उसने। अब क्या मैं इसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकता हूं? हाँ दिखा सकते हो, लेकिन अगले साल, क्योंकि ड्यू डेट निकलने के बाद ही तो मैंने उसको कॉल किया होगा ना। मैंने कहा यार मेरे को टैक्सेबल करने की बात कर रहे हैं, कहते कोई टेंशन नहीं, मैं टैक्स पे कर देता। तो कभी ऐसा भी होगा जैसे पैसे तो उससे ले लेते पूरा ईयर प्रीवियस ईयर में कमा चली चीजें, लेकिन उसने पे कर दी 31 मार्च के बाद, तो फिर उस साल के बाद फिर तो वो एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा ना करंट ईयर का, फिर आप P&L में कहां से लिख लोगे? 31 मार्च के बाद दोगे तो अलाउड कैसे होगा? सर जब जैसे टैक्स उसने काट तो लिया पर दिया नहीं और वो रो रहा था, तो फिर उसमें होने वाली क्या बात थी? पैसे तो उसके पास आ गए थे ना, तो इनकम टैक्स वाले को दे देता। हाँ, इनकम टैक्स वाले को दे देता, लेकिन ड्यू डेट वो रो इसलिए रहा था क्योंकि लॉ पहले लिखा हुआ था कि आपको ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट भी करना है। बस सर अगर एक्सपेंस हम ना भी दिखाएं, इनकम बढ़ भी जाती है, पैसे तो हमने काट ही लिए थे ना, हमारे पास तो है ही है, तो उसमें रोने वाली क्या बात? मतलब उससे हमने काट तो लिए ही थे पैसे, और वो इनकम बढ़ा के दिखा भी दी हमने, टैक्स वालों ने। अच्छा मैडम पता क्या कहना चाह रही हैं? मैडम ये कहना चाह रही हैं कि ना मान लो 1 मिनट के लिए हमने पैसे तो उससे टैक्स के काट ही लिए थे ना, तो जितना टैक्स बनता है वो तो हमने लेकर के रख ही लिया था। अब क्या परेशानी, क्या फर्क पड़ता है कि हमारे ऊपर वो अमाउंट टैक्सेबल हो भी जाए तो भी, पैसा तो हमने लेके ही रख लिया था। मैडम इन ऐसे कारनामे करने के साथ ना इंटरेस्ट पेनल्टी और बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ, कि तुमने सरकारी पैसा दबा के रखा हुआ है अपने पास, बहुत बड़ा क्राइम है ये। वो ये नहीं सोचेंगे कि गलती थी क्या था, हाँ। उसको
इलीगल है। हाँ, इलीगल नहीं कह सकते हम उसकी क्या नाम है, वर्ड नहीं मेरे मुंह में आ रहा, कि हम उसकी आलस कह सकते हैं, लेजीनेस कह सकते हैं, और इसके लिए उसको हैवी पेनल्टीज भुगतनी पड़ सकती। अच्छा जी, खैर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब जरा पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ लो जल्दी से। सर रेकलेसनेस, ये लॉ में पढ़ा। हाँ, रेकलेसनेस। रेकलेसनेस। Subsequent period. हाँ, प्रीवियस ईयर। ये आगे का है जो मैंने बोला पूरा का पूरा। और ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आओ कर लेते हैं। क्या कहता है, कहता है देखो ड्यू डेट कब थी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की? 30 सितंबर 2021। ठीक है सर, हमारे पास हमने डेट ऑफ टीडीएस, यानी कि हमने पैसा कब काटा था इसका? 26 जुलाई 2020 को, नहीं 26 जुलाई 2020 को। ठीक है जी, ओके, डिसअलाउड मत बोलो। आपको कैसे पता कि 31 मार्च, आपको कैसे पता कि ये पेमेंट जो थी वो 31 मार्च 2019 की थी या 19-20 की थी? मैंने तो नहीं बोला ऐसा। ये एक्सपेंडिचर कौन से साल का था? अब आप देखो ना, कहता है सीधी सी बात है, हमने कब टैक्स काट लिया उसका? हमने टैक्स काट लिया जी 26/7/2022, यानी कि हम 26/7/2020, यानी कि हमने 20-21 में उसका अमाउंट डिडक्ट कर लिया 31 मार्च 2021 से पहले पहले। ठीक है ना? और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम क्या थी? मतलब इसको ना ऐसे सोच के देखना, जबरदस्ती क्यों शक करवाना है। सीधी सी बात थी, ये ईयर कौन सा था? 20-21। 20-21 के अंदर 31 मार्च 2021 से पहले पहले पैसा डिडक्ट कर लिया उसका टैक्स का? हाँ सर कर लिया। अच्छा, अब तुमने डिपॉजिट करना था, ड्यू डेट क्या थी? 30 सितंबर। 2 सितंबर आजकल पहले आ रही है, दोनों काम पूरे हो गए तो डिडक्शन मिल जाएगी 20-21 में, मानते हो? अच्छा, अगली चीज 31 मार्च 2021 बिल्कुल डॉट डेट पे हमने काट लिया उसका पैसा। अच्छा, और इसको डिपॉजिट किया कब? अगले साल। ड्यू डेट के बाद वाली डेट हो गई ना, ड्यू डेट के बाद वाली डेट हो गई ना। अब ड्यू डेट के बाद वाली डेट हो गई तो ये साल तो नहीं मिलेगा भैया तुम्हारे को, 20-21 तो नहीं मिलेगा, 21-22 मिल जाएगा, क्योंकि तुमने पे तो कर दिया है ना अच्छे बच्चों की तरह। तीसरा केस 16/5/2020, ये कौन से साल का है जी? 20-21। 20-21 में आप मानेंगे इसका ये खर्चा रहा होगा इसने, और नालायक ने अभी तक डिपॉजिट ही नहीं करवाया। भूल जा तू, भाग जा यहां से, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिपॉजिट ही नहीं करवाया। 20/4/2021, अब ये कौन सा साल है जी? 21-22, और फिर 20/7/2023, यानी कि अगले साल से भी अगले साल 21-22 वाले को, 21-22 था ना ये हमारा साल? 21-22 था। 20/4/2021 का मतलब है 21-22। ठीक है, ये ईयर कौन सा था? 21-22। 21-22, और इसकी ड्यू डेट कब आनी थी सर? 30 सितंबर 2022 को। इस भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया, अगले साल तक ले गया। तो अब इसको कौन से साल में मिलेगा जी? अब इसको प्रीवियस ईयर 23-24 में मिलेगा, जिस साल इसने डिपॉजिट किया हुआ। 30/4/2021, 30/4 का मतलब क्या है जी? अप्रैल के महीने में। ठीक है जी, और 10/5/2021, तो ड्यू डेट से पहले पहले तो अलाउड हो जाएगा 21-22। ड्यू डेट से पहले ही तो है बेटा, 10 मई आजकल 30 सितंबर से पहले आ रही है।
ये जैसे मान लीजिए लास्ट वाली डेट है 30 अप्रैल 2021 और उसने जो दिया है ना वो 21 में दिया है 30 सितंबर के बाद दिया है। हाँ तो फिर वो अगले साल पे टाप जाएगा। 22-23 हाँ, आप सेकंड केस की बात कर रहे हो। नहीं लेकिन वो 31 मार्च है, मैंने 31 मार्च ड्यू डेट के तो बाद में ही है ना। स्कीम है, ये सब स्कीम है, मेरे को समझ में आती है। डेट ऑफ टीडीएस है ना वो अगले साल का, ये तो 2021 में आ गया ना। क्या हो गया ये आगे वाली पॉइंट जो मैंने बोले थे, ये सेक्शन 201 जो है ये टीडीएस के लिए है। ये वही है कि भाई एक पर्सन जो है अगर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम नॉन रेजिडेंट जो है वो पे ऑफ कर देगा तो जो यहाँ का बिजनेसमैन है वो बच जाएगा। इसको पढ़ लीजिए आप। हो गया जी। अगला देखो, अगला भी इसी का भाई है। अगला भी ये किसने कहा? क्यों ऐसे? 8 हाँ 8 रखूंगा। सर कल पता है आज से 11 हमारी नेक्स्ट फिर अकाउंट्स में 2:30 बजे तक उसका टेस्ट 2 घंटे का, हमको 5 बजे तक लेना है। हाँ तो और क्या। सुनो देखो जी, ये क्या लिखा हुआ है? पेमेंट मेड टू रेजिडेंट ऑफ इंडिया को हमने टीडीएस कट किए बिना अगर कोई पेमेंट कर दी है तो, पहले वाला कौन था? नॉन रेजिडेंट था। ये कौन है? रेजिडेंट पर्सन है। और इन पेमेंट्स के ऊपर है ना टीडीएस लगना है। बात समझ में आई? यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाली सीन है ये। तो तुम लोग आए हो मेरे पास कौन बनेगा करोड़पति खेलने, और तुम भी यहीं के हो, मैं भी यहीं का हूं, लेकिन तुम्हारे पे ये विश्वास नहीं किया जाता कि तुम्हें अगर पैसे पूरे दे दिए जाए तो टैक्स पे कर दोगे। तो अब क्या किया गया? ये बोला गया, मेरी अथॉरिटी लगाई गई, बोलते हैं कि आप इनका टैक्स काट के अपने पास जमा कर लेना। मैंने कहा ठीक है, आप रेजिडेंट हो, ठीक है, आपने मैंने आपका टैक्स काट करके रख लिया, और अगर ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट करवा दिया तो ओके, यानी कि मेरा बिजनेस एक्सपेंस मान लिया जाएगा। अगर मैंने नहीं काटा आपका टैक्स, ठीक है जी, अगर आपका टैक्स बिफोर द एंड ऑफ ईयर नहीं काटा, लेकिन या फिर काट तो लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया ड्यू डेट से पहले, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पिछले वाले में क्या था? 100% डिसअलाउड हो जाता था। अब की बारी कितना है? 30% डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, 30% डिसअलाउड हो जाएगा, याद रखना। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? हाँ 30% डिसअलाउड हो जाएगा, 70% अलाउड रहेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, क्योंकि रेजिडेंट को पकड़ना आसान है बजाय के नॉन रेजिडेंट। हाँ
हाँ तो वो अपना टैक्स खुद पे करेगा ना। हाँ करेगा वो अपना टैक्स पे, लेकिन अगर वो कोई ऐसा पर्सन है जो कि टैक्स पे नहीं करना चाहता, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि जितने की हम इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करेंगे या फिर इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए खर्चा करेंगे, क्या जरूरत है। सीधी सी बात है ना, एक सोचने वाली बात है। एक बदमाश हो बदमाशी करे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक शरीफ और पढ़ने वाला बच्चा जैसे ही बदमाशी करता है तो मैं डांट करके काम चला लेता हूं ना। क्या जरूरत है कि पहले इसको बिगड़ने देता हूं, बाद में इसका एनकाउंटर कर दूंगा। ऐसी सोच गलत है ना। फिर वो बाद में तो ये कह रहा होगा ना गोली खाने के बाद, सर आप तो मेरे को सुधार भी सकते थे, मैं तो आपकी डांट से ही डरता था। तो हमने क्या किया, हमने यही कहा कि क्या जरूरत है कि हम प्रोसीडिंग्स करें, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करें। हमने एक ड्यूटी लगा दी एक पर्सन की कि सर आप इसका टैक्स डिडक्ट कर लेना, बस बात खत्म। क्या जरूरत है चीजों को पेचीदा करो। अच्छा जी, तो इसलिए रेजिडेंट के ऊपर भी कुछ चीजों में टीडीएस लगता है। अच्छा जी, तो हमने क्या कहा सर 30% डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपने पास पैसा काट तो लिया है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है, और डिपॉजिट किया है ड्यू डेट के बाद, तो अगले साल में हाँ बस सारा का सारा सेम है, सिर्फ यहाँ पे गेम 30% का। 30% अलाउड होगा तो अगले साल 30% बिल्कुल। तो आपसे कोई पूछ ले कि सर नॉन रेजिडेंट के लिए कितना डिसअलाउड होगा, आप कहोगे 100%। रेजिडेंट के लिए कितना डिसअलाउड होगा सर 30%। यानी कि पेमेंट अगर हमने रेजिडेंट को करनी थी तो 30% डिसअलाउड हो गया। ओके ठीक है। अब आप बाकी सारा देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही दिखाई देगा आपको। पढ़ लीजिए। टीडीएस वाले प्रॉब्लम क्या बेटा, टीडीएस वाले फाइन लिखवा दो सर। ये जो ऊपर किया था, यस सर, तो मैं लिखवा दूंगा। दोनों क्या है सेम ही है। उसमें बस 30% लेकिन मैं 10 दिन पहले से ही क्वेश्चन पूछूंगी तो नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा चलो लिखवा देता हूँ। यस सर। एक निष्ठा तो मैं इसको लिख यार तुम लोग इसको ले तो बस ये आ गया और तू आगे बैठ के वहां हमारे नहीं हो गया। कृपया लिखें। लिखिएगा इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय, हाँ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एफटीएस का मतलब है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। फीफो नहीं, फी फॉर, सर एक बार हेडिंग को देखना। यही तो लिखवाई है मैंने। अच्छा वो आप हेडिंग लिखवा दो। इंटरेस्ट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम if payable outside India to a non-resident, if payable outside India to a non-resident To any person. before deducting TDS by the end of year, and deposit it to government, before filing due date of return of income, then such
expenditure is disallowed. Then such expenditure is disallowed. ठीक है जी, आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में if TDS deducted before the end of year, if TDS deduct before the end of year, but the amount so deducted before the end of year, but the amount so deducted deposited to government after due date of filing return of income, after due date for filing return of income, after due date of filing return of income, then such amount is deductible in subsequent year in which amount deposited to tax authorities. Then such amount is deductible in subsequent year in which amount deposited to tax authorities. ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी है आपके पास में, अगर आप चाहो तो आप इसको टेबल के फॉर्म में अपने पास कर सकते हो, या फिर आप इसका पेज नंबर लिख करके रेफर पेज नंबर सो एंड सो। कौन सा पेज है? हाँ सर, इसका पेज नंबर नहीं है। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट भी इसका तिड़वा भाई है। सबसे पहले जो रेजिडेंट वाला सेक्शन था उसके अंदर क्या बोला था? नॉन रेजिडेंट वाला 100% डिसअलाउड, और रेजिडेंट वाले में 30% डिसअलाउड। और यहां बोलते हैं कि आपका ना 100% अलाउड होगा एज एक्सपेंडिचर। और देखो यहां पे भी वही चीज लिखी हुई है, आपने क्या देना था? सैलरी देनी थी। किसको? नॉन रेजिडेंट को। यानी कि पहले वाले में क्या था? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और रॉयल्टी। अब वो तो वहां पे थे, वहां पे और चीजें भी थी, अदर सम भी थे, लेकिन सैलरी इस सेक्शन में। हमने क्या बोला? हमने ये बोला अगर किसी भी पर्सन को जो कि बाहर बैठा हुआ है, नॉन रेजिडेंट है, आपने उसको अगर कोई सैलरी देनी है तो उसका टीडीएस काट लेना 31 मार्च से पहले और ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट भी करवा देना। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो इसकी डिडक्शंस आपको सब्सीक्वेंट ईयर में भी नहीं मिलेगी। यानी कि ड्यू डेट तक अगर पे कर दिया तो ठीक है, वरना आप कभी भी इसकी डिडक्शन नहीं ले पाओ। ये देखो, ये लिखा हुआ, इट इज परमानेंट डिसअलाउड। और सेम क्वेश्चन इसके अंदर भी आप जो है वो देख सकते हो। 31 जुलाई को डेट ऑफ टीडीएस थी, यानी कि टैक्स काटा गया, और यहां इसकी ड्यू डेट नहीं लिखी हुई। हाँ, मान लीजिए इसकी ड्यू डेट जो है वो है
30 सितंबर 2021, ठीक है। तो 31 जुलाई को इसने काटा और 30 सितंबर के बाद दिया, तो कब नेक्स्ट ईयर में मिलेगा इसको डिडक्शन? नहीं 21 नेक्स्ट ईयर में मिलेगा इसको डिडक्शन। और नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा जी? 21-22, ठीक है। अब क्योंकि वहां ऊपर लिखा नहीं हुआ था ना, फिर 31 मार्च 2021 को इसने पैसा काट लिया और 30/4/2021 तक सबमिट भी कर दिया, तो कौन से साल में मिल जाएगा इसको? 20-21 में मिल जाएगा। और फिर डिडक्ट ही नहीं किया, लेकिन अपने पास से पेमेंट कर दी, तो पैसा तो मिल गया ना, ठीक है। तो इसकी डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार है 20-21। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च 2021 को हमने डिडक्ट कर लिया था, डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट ही नहीं किया ड्यू डेट से पहले भी और बाद में भी, तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, नॉट डिडक्टेबल। और नॉट डिडक्टेबल तो नॉट डिडक्टेबल ही होना है। हाँ, लिख लीजिए। अच्छा जी, हमारे पास में क्या है नेक्स्ट? टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। ये मैंने कल भी लिखवाया था आप लोगों को। एम्प्लॉयर ने अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट के ऊपर टैक्स पे किया है यस सर, तो ये डिडक्टेबल नहीं होगा एम्प्लॉयर। और इंडेक्सेशन नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। यानी कि उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि एम्प्लॉय इस काम के लिए एलिजिबल नहीं था और फिर भी उसको वो बेनिफिट दिया गया। अगर नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर ही टैक्स पे करेगा, इसलिए हम उसका एक्सपेंस नहीं मानेंगे, तो उसका टैक्स अपने आप ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट का पार्ट मानेंगे। इनकम टैक्स पेड, हाँ जी, इनकम टैक्स पेड, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस सर। इनकम टैक्स पेड जो है ये पर्सनल ऑब्लिगेशन है, पर्सनल लाइबिलिटी है, तो आप इसको डिडक्टेबल नहीं कर सकते, यानी कि अपना बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, ठीक है जी। अच्छा, ये सेक्शन 40B पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है। अब ये उसको स्किप करके अब ये पढ़ेंगे हम आगे 40A2। देखिए, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था आप लोगों से कि पेमेंट, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव आर इज नॉट अलाउड। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव नॉट अलाउड ऐसा नहीं कहा मैंने, बहुत से बच्चे इसको ऐसा ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाता है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि मिस्टर एक्स प्रोवाइड सैलरी टू मिसेज एक्स, इज इट डिसअलाउड? नहीं भाई, मेरी मिसेज हैं, मैं उनको सैलरी दे रहा हूं, वो मेरे लिए ही मेरी एम्प्लॉय की तरह काम कर रही हैं, तो क्या हो गया? अगर वो कहीं और एम्प्लॉय की तरह काम कर सकती है तो मेरे यहां भी कर सकते हैं। लेकिन डिसअलाउड क्या होगा? अगर मैं सेम डेजिग्नेशन पे किसी और पर्सन को उससे कम दे रहा हूं और फेयर या फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कम है और उनको अपनी बीवी होने की वजह से ज्यादा दे रहा हूं, तो जो एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव है दैट इज डिसअलाउड। सपोज मेरे यहाँ पे 2 काउंसलर है, एक मेरी मिसेज है और दूसरे कोई और सेकंड पर्सन है, और मिसेज को मैं 50,000 रुपीज दे रहा हूं, जबकि सिमिलर जॉब के लिए मैं दूसरे काउंसलर को जो है वो 30,000 दे रहा हूं। तो एक्सेसिव कितना हो गया? 20,000। 20,000 जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की लिस्ट में एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे और नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव इज डिसअलाउड। अब सुनिएगा बात ध्यान से, इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? नहीं जी, कोई यूनिट, कोई लिमिट नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ होता है पेमेंट पेड अमाउंट का, और एक्चुअल पेमेंट दी हुई होती है, एक्चुअल अमाउंट दिया होता है। अगर एक्चुअल अमाउंट ज्यादा होगा फेयर मार्केट वैल्यू से तो उसका डिफरेंस वाला ऐड बैक हो जाएगा। नहीं, हाँ ऐड बैक कर देंगे ना।
क्योंकि एक्सपेंस की लिस्ट घटेगी तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, अब रिलेटिव का मतलब क्या है, आइए पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ा रहा ये आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ। क्या बेटा? ऐड क्यों करेंगे, माइनस होता है। मेरी बच्ची देख, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, ये देख। अच्छा चलो इधर देखते हैं। ये देखो, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये काउंसलर 1 और ये काउंसलर 2। काउंसलर 1 को मैंने 30,000 दिया, काउंसलर 2 को मैंने 50,000 दिया, और मैंने यहाँ क्या बोला, C2 इज वाइफ। वाइफ मेरी रिलेटिव है, पहले तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ C1 एंड C2 इज 30,000। अब आप देख रहे हैं ये 30,000 है और ये तो 30,000 है, अलाउड है, लेकिन ये 30,000 है और ये 50,000 है। तो देखो सोचने वाली बात है, इसके यहां पे अगर मैं 30,000 अलाउ करूं तो इसका मतलब एक्सपेंस की लिस्ट गिर गई। एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप होता है इनवर्स होता है, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और बढ़ने को मैं क्या कह सकता हूं, ऐड कह सकता हूं, इसलिए ऐड कर रहा था। सिंपल है। अच्छा जी, अब ये रिलेटिव का मतलब क्या है, इसको जरा पढ़ लीजिए। मैं बताने के मूड में नहीं हूं क्योंकि ये जनरल सी बात है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पढ़ लीजिए इसको। सब पूरा पढ़ना है। हाँ जी, मुझे लगा कि अब ये वाला सेक्शन जो है ये हम पढ़ चुके हैं, पेमेंट मेड इन कैश। 10,000 से ऊपर अगर कैश में पे किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ये पूरा सेक्शन हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो अगर कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ, लिख चुके हैं। और ये उसकी एक्सेप्शन है। बहुत सारे और देखो इसके ऊपर ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन हमने उस दिन बहुत अच्छे से किया था, काफी देर लगा। अच्छा, कट रहा है, ये लो, अब ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ना होमवर्क में लिख लीजिए आज का। पेज नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 लिख लीजिए होमवर्क बस। बेटा मैं पेज नंबर लिखना नहीं भूला, प्रिंटर ने काट दिए। हाँ, ये फुटर के अंदर था, हेडर फुटर में था बेटा। पब्लिशर से छपवाई ना तो कट गया। हाँ तो वो कोई बात नहीं। देखो वैसे तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, घर पे बैठ करके ये नंबर ही डाल लेना इसके ऊपर। अलग अलग नंबर होगी फिर वो बच्चा आप ना लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क में, क्योंकि इस सेक्शन को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसको नहीं बोलना चाहता। सुनिए जी, मेरी एक बात सुनिए। कोई
ग्रेच्युटी फंड था वो अप्रूव्ड फंड था, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था वो रिकॉग्नाइज था। पेंशन फंड वो भी अप्रूव्ड होता है। अब ना इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सुनो जरा ध्यान से। इन्होंने कहा हम ना वेलफेयर कर रहे हैं एम्प्लॉइज की, और वेलफेयर के नाम पे इन्होंने, बिजनेसमैन ने अपने बहुत सारे फंड्स जो थे वो बनाने शुरू कर दिए, रिजर्व बनाने शुरू कर दिए। तो मैंने क्या कहा था, जो अप्रूव्ड फंड्स थे ना वो तो हमने अलाउ कर दिया था, उसमें कंट्रीब्यूशन उसके अंदर हमने पढ़ चुके। लेकिन ये जो अनअप्रूव्ड फंड्स आप लोगों ने खामखा के वेलफेयर के लिए बनाए हुए हैं, अगर आप करना चाहते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई दिक्कत नहीं हो, कहते कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, आप करो, अच्छी बात है, एम्प्लॉइज के लिए काम करो, लेकिन हमारा टैक्स पे कर दो, उसके बाद जो करना करते। बात समझ में आई कि हम इसको नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको रोक नहीं रहे, आप टैक्स पे कर दो, फिर आपका जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से जितने मर्जी रिजर्व बना लो, सारे के सारे रिजर्व भी बनाते रहो, चाहे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा काम तो टैक्स लेने का था, पूरा हो चुका। तो यहां पे देखिएगा यही लिखा हुआ है, एनी प्रोविजन मेड फॉर द पेमेंट ऑफ अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी विच इज नॉट येट ड्यू, यानी कि जो अभी तक ड्यू भी नहीं हुई, आपने खामखा के प्रोविजन बनाए हुए, तो ये एक्सपेंस नहीं है, और अगर एक्सपेंस नहीं है तो इनकम का पार्ट मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेप्शन है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर किसी भी तरीके की टर्मिनेशन पे या फिर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे अगर कोई अमाउंट दिए जाते हैं तो उसके लिए अगर आपने कोई फंड्स बना रखे हैं एक्चुअल जिसको हमने अप्रूव कर रखा था उनके लिए करते हैं तो वो डिडक्टेबल है, तो इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ। बेटा मैंने बोला था प्रोविजंस आर नॉट अलाउड। अच्छा मैं आपको ना समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, बड़े आराम से। पार्टनरशिप किया हमने फाउंडेशन के अंदर, उसके अंदर एक होता था कंटिजेंसी रिजर्व, एक होता था जनरल रिजर्व, एक होता था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सारे जैसे फ्री हो जाते थे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाते थे। लेकिन अगर मैं लिख दूं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और वहां क्वेश्चन में ये भी लिख दूं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की के लिए मेरी कोई लायबिलिटी अभी नहीं है, तो भी क्या हम पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे? आया याद? क्यों नहीं करते थे? कभी पूछा अकाउंट्स के टीचर से, सर एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए जितने भी अप्रूव्ड फंड्स है ना, चाहे वो यूटिलाइज हो या ना हो, इवन इफ चाहे उसकी रिटायरमेंट ही क्यों ना हो जाए या फिर वो जॉब चेंज कर ले, उसको एम्प्लॉयर के से रिलेटेड नहीं माना जा सकता। ठीक इसी तरीके से जो आपका अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है ना, जो आपका अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है ना, उसको हम डिडक्शन देते हैं। बाकी अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड को मिल रहा है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी उठ के आ जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी उठ के आ जाए, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी उठ करके आ जाए। हम कहते हैं हम नहीं जानते, आपको भागो यहां से, क्योंकि एम्प्लॉय के अप्रूव्ड फंड से किसकी वेलफेयर हो रही है? एम्प्लॉय की हो रही है, वो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। लेकिन अननेसेसरी भी अगर मैं कोई रिजर्व बनाने लग जाऊंगा ना तो वो अलाउड नहीं होंगे, चाहे वो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय के लिए एक्चुअली ही क्यों ना हो। तो जितनों को हमने अप्रूव कर रखा है उतने तक प्रोविजन आप बना सकते हो, बाकी सब नहीं, नॉट अलाउड। ड्यू और पेबल है, मतलब उससे पहले तो हम इसे नहीं लेंगे, लेकिन ड्यू और पेबल हो गए तब हम वो एक्सट्रा लेंगे। हाँ अच्छा जी, इसको देखिएगा, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऊपर ग्रेच्युटी बोल दिया, नीचे प्रोविडेंट फंड बोल दिया, बात तो सेम ही है ना, अनअप्रूव्ड है ना, खत्म, नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 41 से शुरू करेंगे। सर लिखवा दो रिलेटिव वगैरह वगैरह वगैरह। सर रिलेटिव्स का इतना बड़ा हो गया, फोटो भी देख लो सर।